पीछे बाप खड़ा है और बेटा तिरंगा लेके खड़ा है अपने बाप का कलंक मिटाने के लिए। किसी तरह ये भाई शक्ल थी उधर घुमा रहा है, इसका बाप का कलंक मिटाने के लिए निकला है। ये देखिए, कभी बेचारा 14 दिन देश की रक्षा की, 5 लाख की डिमांड की, घर भेज दिया पेट पे लात मार के। और अभी इसकी पत्नी पुलिस में थी, इसने भी छोड़ दिया इसको। ये कलंक है। ये देखिए, इनका बेटा इनके साथ खड़ा है, 10 साल नौकरी की, शांति सेना में लड़ा और ये डिसिप्लिन की वजह से देशद्रोही हो गया। ये देखिए, सीआरपीएफ में था, ये रो रहा था। जो दुश्मन के सामने रोया नहीं, वो अपने देश में ही रो रहा है। ये देखिए, लूडे, या इनको चिट्ठी लगी, यहाँ पे पैर में पू निकलता है, 2 दिन से मेरे साथ घूम रहा है, बोला चंदू मैं मर जाऊंगा, कलंक मिटेगा यार। मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम सैनिक चंदू चौहान बार बार हम कोशिश कर रहे, लगातार हिंदुस्तान को बताने के लिए कि हमारा देश का सैनिक सरहद पे अपनी देश की रक्षा के लिए गया था, ना कि आतंकवादी होने के लिए गया था। पर हमारे देश के डिसिप्लिन के नाम पे जब घर भेज दिया गया, वो एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जीता है। उसी के लिए वो जो जवान देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा है, जिसने 11 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, जिस तरह उन्होंने नौकरी की थी, सेवा दी थी देश की, वो सेना के जवान को देशद्रोही की तरह जिंदगी क्यों जीना पड़ता है, ये चीज आपको समझना होगा। हम जब सेना में जुड़ते हैं तो छोटे बच्चों को भी पता होता है एक मिलिट्री में एक डिसिप्लिन होता है। और जब आपको डिसिप्लिन के ही नाम से जब घर भेज दिया जाएगा गलत तरीके से, उसके बाद आप देशद्रोही की तरह जिंदगी कैसे जीते हो, यही मैं सब्जेक्ट आपको बताना चाहता हूँ। हम जब सेना में जुड़ते तो हमारा एक वेरिफिकेशन जाता है मिलिट्री से कि हमारा डिसिप्लिन ठीक ठाक है, हम गांव में कोई केस नहीं, कोई वेरिफिकेशन में कुछ नहीं है। पर जब हम सेना ज्वाइन कर लेते हैं, हमें गर्व महसूस होता है जब हम वर्दी डालते हैं तो। और जब वर्दी के ऊपर आपके घरों में काम के लिए, प्राइवेट काम के लिए आपने थोड़ा बहुत मना कर दिया उन अधिकारी को, तो आपके ऊपर सूढ़ भावने के माध्यम से वो नजर रखता है और आपको झूठे मोटे आरोप लगा के सीधा ही सेना से बर्खास्त, टर्मिनेट कर दिया जाता है डिसिप्लिन के नाम से। मुझे ये सवाल पूरे देश को पूछना है, जो सेना का जवान होता है वो लाखों में एक बनता है, और वही संख्या लाखों से ऊपर सैनिक जिनको पेट पे लात मार दिया होता है, वो सैनिक अनडिसिप्लिन हो जाते हैं। जो 15 लाख सैनिक है देश में, 15 लाख से ऊपर भी ज्यादा आंकड़ा है जो सरकार बता नहीं रही है, वो सैनिक सिर्फ डिसिप्लिन उनका खराब था। 15 लाख सैनिकों का जिन्होंने सच के खिलाफ आवाज उठाई थी, इनके घरों में काम के लिए मना कर दिया तो ये अनडिसिप्लिन हो गया, पर इनके घरों में काम किया तो डिसिप्लिन हो गया। तो ये कौन सा तरीका? चलो, वो होने के बाद जब घर में आता है तो उसके गांव से लेकर, परिवार से लेकर पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब वो मिलिट्री कोर्ट जिसमें जाता है एएफटी में, वही मिलिट्री कोर्ट में जो रिटायर अधिकारी होते हैं उन्हीं का पैनल होता है, और रिटायर अधिकारी ही हमारा केस हैंडल करते हैं। और पैनल तो होता ही है, साथ में जजमेंट देने के लिए रिटायर अधिकारी की नियुक्ति होती है। जिन अधिकारी ने आपको घर भेजा है, वही अधिकारी अगर उस कोर्ट में बैठे रहेंगे तो क्या आपको न्याय मिलेगा क्या? ये क्वेश्चन मैं पूरे हिंदुस्तान को पूछ रहा हूं, मेरे देश की सेना के जनरल को भी पूछ रहा हूं। इसीलिए मैंने मांग रखी थी कि एएफटी में सिविल स्टाफ हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और हम संवैधानिक चीज सरकार से मांग रहे। संविधान बाबा साहब आंबेडकर ने तो लिखा है, वो किसी के गलत नहीं लिखा है, पूरे हिंदुस्तान के लिए लिखा है। वही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम न्याय मांग रहे। हम कोई आपसे पैसा या निजी लाभ, स्वार्थ नहीं मांग रहे, हम न्याय की भीख मांग रहे। वो न्याय की भीख क्या है पता है? सिर्फ संवैधानिक माध्यम से मांग रहा हूं। आर्टिकल, कलम जो बोलते हैं हम, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में लिखा है 20 के अनुसार, 20 में ऑब्लिक आता है, जो असंवैधानिक तरीके से हमें घर भेज दिया है, नियुक्ति कर दिया है, उसमें रीइस्टिमेट किया जाए, या तो हमें जो गलत तरीके से निकला उसकी पेंशन दिया जाए। और उसके अलावा आर्टिकल 16 जिसका बिल्कुल हनन हो रहा है, उसको हमें कहीं भी काम करने का अधिकार है। और आर्टिकल 21 जो हम राज्य सरकार से बोल रहे हैं, हमें जो पनिशमेंट दिया है, उसके बाद आर्टिकल 21 के हिसाब से राज्य सरकार हमें आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक हमें नौकरी दिया जाए, पर उसका भी हनन किया जा रहा है। मतलब
अगर आप संविधान को फॉलो करते ही नहीं तो संविधान बचा ही क्यों? ये क्वेश्चन मैं पूरे हिंदुस्तान को पूछ रहा हूं। हम संविधानिक तरीके से मांग रहे हैं। अगर एक सैनिक को सेना से बर्खास्त कर दिया होता है, उसके गांव से लेकर समाज में तो बेइज्जती होती है, साथ में उसको कई प्राइवेट कंपनी में भी जाता है जॉब के लिए तो उसको वहां से धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहां पे बोला जाता है आपको सेना से निकाल दिया है। एक वेरिफिकेशन पोस्ट जाता है नजदीकी पुलिस थाना में, उसको हमने सेना से बर्खास्त कर दिया है। उसी की वजह से उस जवान को एक आतंकवादी की तरह कर दिया जाता है। और कोई जवान उसने सुसाइड कर लेता है, कोई परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है। ऐसे लाखों उदाहरण मेरे पास जीवन है। अगर हमारी जिंदा मीडिया हमारा दर्द दिखाएगी तो मैं उनको बताऊंगा कि ये देखिए मेरे पास डायरी है, इनके घर पे जाइए और दर्द दिखाइए, इनके घर पे जाइए दर्द दिखा दीजिए। डेली टेलीकास्ट देखोगे तो आपकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आएंगे। वही दर्द मैं पूछ रहा हूं मेरे हिंदुस्तान को। और मैं वही सैनिक हूं जो पाकिस्तान के दुश्मन देश में 3 महीना 21 दिन की यातना सहता हूं, 3 महीना 21 दिन डेली मरता हूं अपने देश के लिए। और आज अपने ही देश में 11 साल सर्विस करने के बाद ये देखिए ये भी आ गए बेचारे। वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे, इनको बोला ना इनको ठोको तो ये ठोकेंगे नहीं, फोड़ेंगे। पर हम देखा नहीं जाता कौन है क्या है, तो क्या करोगे? आदेश आने के बाद नहीं क्या यहाँ पे खैर नहीं किया जाती किसी की। क्या करें हम, हमारा दर्द कौन मिटेगा? आप मिटा सकते हो तो सर हम इधर ही छोड़ देंगे ड्रामा। तिकडून इकडे कसं काय आला? हाँ तिकडे होता ना धुळ्याला, झूले में बैठा था, अन्न त्याग कर दिया था मैं। वहाँ जय कुमार रावल जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था 30 तारीख के बाद मैं खुद मिलूंगा। बारीक फोन नहीं उठाया, वो पीए बोल रहे हैं, बोला इधर है उधर है उधर है इधर है। शोभा था ये बच्चा, गीत बस्तर है, धुळ्याचा खासदार, सब आमदार खासदार सब आए थे, सब गुम हो गए अभी। पालकमंत्री धुळ्याचे ते सुद्धा आले होते। 6 दिवस जेवण नव्हते केले आम्ही, 24 लोक होते। ये दर्द है हमारा। अभी आप राग करू शकत नाही ना, मग मला तुम्ही माझं दुःख समजावं, समजून घेतो म्हणून त्यासोबत एवढं चांगलं राहतो ना। मी सगळ्या लोकांना सांगतो, मी तो माहिती म्हणून मी एकटा आलो इथं, आलो कोणी घेऊन आलो तिकडून मी आलो तुम्हाला मग मी एकटा आलो जाऊ आपण दुडाला, चला मला गाड्यांवर घेऊ, आम्हाला फिरतो आपण दुडांमध्ये एवढे करत पर्यायी नंबर घ्या, पर्यायी नंबर घ्या, लिहून घ्या पटकन. 98707777. अरे भाऊ आतमध्ये बघ ना चंदूभाऊ, चला. काय प्रकार आहे, काय चला. मला गुलाम मैदानात नाही जायचं, आतमध्ये येत नाही, बाकड्यावर बसतात. आणखीन काही डबल नाही, बाहेर बस बाकड्यावर. इथं रस्त्यावर बाहेर जाऊ नाही शकत का फिरायला? बाकड्यावर बस, बाकड्यावर जाऊ देतो मी, तुम्ही जातो ना बाकड्यावर बस, मला घरी जायचंय फक्त 10 मिनिटं ते फक्त, बाकी 15 मिनिटं घेणार नाही. इथं थांबतो ना आम्ही, चल बाकड्यावर. भाऊ साहेब आम्ही घरी जातो ना, चल फक्त घरी जातो आम्ही, आम्हाला न्याय भेटणार आहे, आम्हाला माहिती हो आहे. माय ऐकतं की नाही का, फक्त एवढं सांग हो किंवा नाही, फक्त बाकी नको सांगू तुम्हाला. भाऊ साहेब मग तुम्ही आम्हाला मुख्यमंत्री साहेबांना भेटवता का? मी काय